चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन हम देखेंगे वो है 49(2)(a). बहुत ही सिंपल है। गेन ऑन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज और स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब ये क्या है कि एम्प्लॉयज जो होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनी के, उनको अगर कंपनी ईसॉप देती है या स्वेट इक्विटी शेयर्स, ईसॉप आप सब जानते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, तो ईसॉप के अंदर या स्वेट इक्विटी के अंदर अगर उनको शेयर्स दिए गए तो जो फेयर मार्केट वैल्यू होता है उस दिन, उसको अपन परक्विसीट मानते हैं। सैलरी हेड के अंदर उसको टैक्स करते हैं एज परक्विसीट्स। तो वही शेयर जब वो इंसान बाद में बेचेगा एम्प्लॉय, तो कैपिटल गेन भी आएगा। तो कैपिटल गेन निकालने के लिए वो स्वेट इक्विटी शेयर या ईसॉप वाला जो शेयर है उसका कॉस्ट क्या लेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, कॉस्ट क्या लेंगे, तो वो यहाँ दिया है कि जो फेयर मार्केट वैल्यू से आपने परक्विसीट का वैल्यूएशन किया होगा एज इनकम, वही फेयर मार्केट वैल्यू उस शेयर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। बहुत सिंपल है। तो वही लिखा है, शैल बी द मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू टेक द ऑप्शन, यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। तो वो परक्विसीट में टैक्स हुआ होगा, तो यही मार्केट वैल्यू जो है वो परक्विसीट मानी जाती है, और बाद में यही मार्केट वैल्यू उसका कॉस्ट बनेगी फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन्स। सिंपल। फिर अगले में है 49(2)(a)(b)(b), ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड ऑन रिडेम्पशन ऑफ जीडीआर बाय नॉन रेसिडेंट असेसी। तो इसमें लिखा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी एक्वायर्ड बाय अ नॉन रेसिडेंट असेसी ऑन रिडेम्पशन ऑफ जीडीआर्स। जीडीआर के रिडेम्पशन पे, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट है, उसके रिडेम्पशन पे उसको शेयर मिला। बेसिकली जीडीआर को उसे सरेंडर करके शेयर में कन्वर्ट करवाया और फिर शेयर ला के इंडिया में बेचेगा। तो होता ही है कि अगर एक नॉन रेसिडेंट है उसके पास फॉरेन में जीडीआर है, जैसे इन्फोसिस के जीडीआर उसके पास है फॉरेन में, बट दोज जीडीआर आर लिस्टेड ऑन दी फॉरेन एक्सचेंज, दे कैन बी सोल्ड देयर। अगर उसी को इंडिया में ला के बेचना है तो पहले उसको शेयर में रिकन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो जो डिपॉजिटरी बैंक है उसके पास जाके जीडीआर सरेंडर करो और शेयर में कन्वर्ट कराओ, फिर जो अंडरलाइंग शेयर्स है वो उसको मिलेंगे, वो अंडरलाइंग शेयर्स फिर वो लाके इंडिया में बेच सकता है। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि वो शेयर्स जब लाके इंडिया में बेचेगा तो कैपिटल गेन निकालने के लिए वो शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लिया जाएगा, ये सवाल पैदा हुआ। अब यहाँ जो सेक्शन का रेफरेंस दिया है 115(ac), ये अपन बाद में पढ़ेंगे नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन के अंदर। तो उसमें लिखा है कि ये शेयर्स जो निकलेंगे जीडीआर में से उसका कॉस्ट क्या रहेगा, प्राइस ऑफ सच शेयर और शेयर्स प्रिवेलिंग ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन द डेट ऑन विच अ रिक्वेस्ट फॉर सच रिडेम्पशन वाज मेड। यानी जिस दिन आप जीडीआर को रिडीम करोगे, रिडेम्पशन का रिक्वेस्ट दोगे, यानी कि कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, इसको फंजिबिलिटी भी कहते हैं। फंजिबिलिटी यानी कन्वर्टिबिलिटी ऑफ जीडीआर्स इनटू शेयर्स एंड शेयर्स इनटू जीडीआर्स। तो जिस दिन आपने जीडीआर सरेंडर करने का एप्लीकेशन दिया, उस दिन का जो शेयर का वैल्यू होगा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, वो वैल्यू तुम्हारे शेयर का कॉस्ट माना जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि वाई दिस पॉइंट। और उसी के लिए अंदर और एक पॉइंट देखो कि ये जो शेयर्स आएंगे उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से गिना जाएगा, तो वो भी नीचे दिया है कि पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द शेयर्स एक्वायर्ड ऑन रिडेम्पशन ऑफ जीडीआर्स वुड बी रेकन फ्रॉम द डेट ऑन विच द रिक्वेस्ट फॉर सच रिडेम्पशन वाज मेड। ओके, तो देखो मैं आपको समझाता हूँ कि ये कहाँ से, और ये 242A दिया है ना, दिस इज डेफिनेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। उसके अंदर एक्सप्लेनेशन है जिसमें पीरियड ऑफ होल्डिंग का डेफिनेशन है, तो वो दिया है इधर। उसके नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, इसका लॉजिक देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या है। ये एक नॉन रेसिडेंट पर्सन है, इसने यूएसए के अंदर, अच्छा यूएसए में उसको एडीआर्स भी कहते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, जीडीआर्स भी कहते हैं। तो जीडीआर लिखा रहता है लॉ में, उसके अंदर एडीआर्स भी कवर होते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो उसने यूएस में जीडीआर खरीदा
एक्वायर्ड ऑन 1/6/2009 मे बी एट सम प्राइस, तो डॉलर्स में खरीदेंगे, लेकिन उसका रुपी कन्वर्टेबल करके मैं आपको बताता हूँ। तो मान लो कि एट रुपीज़ 230 में उसने खरीदा, और अपन मान लेते हैं कि 1 GDR इज इक्वल टू 10 इक्विटी शेयर्स। 10 इक्विटी शेयर्स का अगर 1 GDR इशू हुआ है, ओके, सो 1 ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स रिप्रेजेंट्स 10 इक्विटी शेयर्स। तो ये उसने खरीदा उधर। फिर 2009 से कंटिन्यू रहा, ये कंटिन्यू रहा। अल्टीमेटली उसने रिडीम करवाया इनटू शेयर्स। तो रिडेम्पशन का मतलब यहाँ पैसे नहीं मिलेंगे, उससे शेयर जो है, अंडरलाइंग एसेट उसका इक्विटी शेयर होता है, वो उसको दे दिया जाएगा। यानी आप GDR सरेंडर करो और इक्विटी शेयर ले लो। तो ये उसने किया ऑन 1 अगस्त 2017 मान के चलो। तो 1 अगस्त 2017 को, अब इतने साल हो गए, देखो वैल्यू तो इंक्रीज हुआ होगा। तो इस दिन शेयर का फेयर मार्केट वैल्यू जो है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑन दिस डेट इज, मान लो कि 96 पर शेयर, 96 पर शेयर उसका फेयर मार्केट वैल्यू। तो उसको एक GDR में से कितने शेयर रिडीम करके मिलेंगे? 10 मिलेंगे, क्योंकि 10 शेयर का एक GDR है, तो उसको 10 शेयर मिल जाएंगे। तो मान लो कि उसके पास एक ही GDR था एग्जाम्पल में, सो ही विल रिसीव 10 इक्विटी शेयर्स। तो एक GDR सरेंडर हो गया, 10 इक्विटी शेयर मिल गया। ये 10 इक्विटी शेयर का कॉस्ट क्या लिया जाएगा? 96 पर शेयर, जो यहां का फेयर मार्केट वैल्यू है वो उसका कॉस्ट बनेगा। और फिर जब आगे वो इंडिया में उसको सेल करेगा, सोल्ड यानी जब उसको बेचेगा, ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर लिखता हूं मैं, when these will be transferred later on। तो यहां पे अगर उसको 110 में बेचा पर शेयर में, तो अपन ये 96 इसका कॉस्ट लेंगे और यहां से यहां अपन प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, और ये फिर इंडिया में टैक्सेबल होगा। ऐसा लिखा है, इतना लिखा है ना कि व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ द शेयर्स, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रिडेम्पशन, एप्लीकेशन फॉर रिडेम्पशन, ये उसका कॉस्ट माना जाएगा। और बाद में जब बेचेंगा तो ये अपन प्रॉफिट निकालेंगे, और पीरियड ऑफ होल्डिंग भी इतना ही चाहेगा। ये 1/8/2017 से जो डेट ऑफ ट्रांसफर है, दिस विल बी द पीरियड ऑफ होल्डिंग एंड दिस विल बी द कॉस्ट, और ये उसका सेल प्राइस है। आप प्रॉफिट जो भी है निकाल लो, और ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी है उसको टैक्स कर दो। इसका कहने का मतलब क्या है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? जो नहीं लिखा है वो काम का है। नहीं क्या लिखा कि ये जो था इसका क्या होगा? ही इज नॉन रेसिडेंट पर्सन, ही रिक्वायर्ड GDR एट 230 पर GDR। ये 230 एक GDR की प्राइस में उसने लिया था, यानी कि यू कैन से 23 पर शेयर, 10 से अगर डिवाइड करें तो ये GDR जब था उसके पास यहां से यहां तक 2009 से 2017, इसमें जो वैल्यू एप्रिसिएशन हुआ है, जो वैल्यू का एप्रिसिएशन हुआ है उसका क्या करेंगे? क्या वो टैक्सेबल होगा? इज इट टैक्सेबल? इज दिस एप्रिसिएशन इन वैल्यू टैक्सेबल? तो आंसर है नो, दिस इज नॉट टैक्सेबल। दिस एप्रिसिएशन इन वैल्यू इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। US में हुआ कि नहीं हुआ मेरे को नहीं मालूम, वो हुआ होगा, लेकिन इंडिया में तो नहीं होगा। क्यों? रीजन क्या है? और सिंपल है, नहीं यार, ये कौन है आदमी? नॉन रेसिडेंट है, और ये इनकम ऐसे जो एप्रिसिएशन जो जनरेट हो रहा है ये कहाँ हो रहा है? फॉरेन में हो रहा है ना। सो इनकम इज एक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेसिडेंट पर्सन, इसलिए ये अमाउंट टैक्सेबल नहीं है। और इसीलिए उन्होंने अब बोला कि यहां जो रिडेम्पशन के वक्त जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा ये इसका कॉस्ट लेंगे, ना के ओरिजिनल कॉस्ट। ये जो 230 है यानी 23 रुपीज पर शेयर अगर बोला जाए तो ये उसका कॉस्ट नहीं लेंगे। अगर ये कॉस्ट लिया होता तो क्या हो जाता कि ये जो एप्रिसिएशन हुआ है ये भी इंडिया में टैक्सेबल हो जाता इनडायरेक्टली, तो गड़बड़ हो जाती ना, क्योंकि ये जो इनकम है, दिस इनकम इज एक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया। तो इसलिए ये सेक्शन बना करके गवर्नमेंट ने बोला है
कि रिडेम्पशन के टाइम में जो उसका फेयर मार्केट वैल्यू होगा ये कॉस्ट मानेंगे, और सिर्फ इतना पोर्शन ऑफ इनकम जो है सिर्फ इसको टैक्स करेंगे, नॉट दिस। अंडरस्टूड? गुड। तो इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन तो देखो बहुत सिंपल, अभी 4 स्टेप तो होते हैं, तो इसमें क्वेश्चन में क्या देगा, ये भी देगा, रिडेम्पशन के टाइम में क्या उसका फेयर मार्केट वैल्यू है वो भी देगा, और कब बेचा वो भी देगा। तो यहाँ से यहाँ तक अपन पीरियड ऑफ होल्डिंग निकाल लेंगे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म समझ में आ जाएगा, ये प्राइस लेकर के कैलकुलेशन कर लेंगे। कितना सिंपल। ओके, ग्रेट। फिर उसके बाद है 49(9), ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट रिफर्ड टू इन क्लॉज 6A of section 28, that is conversion of inventory into capital asset। अब ये उल्टा, एक अपन ने पहले स्टडी किया ना, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, तो उसमें हम कैपिटल गेन निकालते हैं। अब ये रिवर्स प्रोसेस है, अगर आप इन्वेंट्री है यानी कोई स्टॉक इन ट्रेड है आपके पास, उसको अगर आप कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करोगे तो उसमें भी दो इनकम हम कैलकुलेट करते हैं। एक तो कन्वर्जन के वक्त जो फेयर मार्केट वैल्यू है और आपका परचेज प्राइस, तो पहले स्टॉक इन ट्रेड था, कॉस्ट जो है वो स्टॉक इन ट्रेड का है, जब आप उसको कन्वर्ट करोगे तो उस वक्त के फेयर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट को कंपेयर करके जो डिफरेंस है उसको बिजनेस इनकम माना जाएगा। उसका ये सेक्शन अपन ने बिजनेस में पढ़ा 28(6)(a), और फिर वो फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो बनेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द कैपिटल एसेट। तो बाद में जब आप कैपिटल एसेट को बेचेंगे तो वो अपन कैपिटल गेन निकालेंगे। बहुत सिंपल। तो देखो दिया है उधर कि the cost of acquisition of such asset shall be deemed to be the fair market value which has been taken into account for the purpose of the said clause under the head PGBP। और दूसरा पॉइंट है कि इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लेंगे, तो वो भी दिया है, पीरियड ऑफ होल्डिंग शैल बी रेकन फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कन्वर्जन और ट्रीटमेंट। बहुत सिंपल, यानी कैसे मैं आपको समझाऊं तो इस तरह से होगा। देखो सबसे पहले अपन ने एक्वायर किया स्टॉक, एक्विजिशन ऑफ स्टॉक, मान लो कि 1/6/2007 में अपन ने स्टॉक एक्वायर किया और इसका कॉस्ट था 10 लाख। फिर अपन ने उसको कन्वर्ट किया, कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट। कब किया? 10/10/2017 को किया। तो ये 10 लाख और यहां उसका फेयर मार्केट वैल्यू मान लो कि 90 लाख है। तो ये जो डिफरेंस है 10 से 90 का, ये कहां जाएगा? पीजीबीपी हेड में। ये पीजीबीपी हेड में आ जाएगा 80 लाख। ठीक है, और पीजीबीपी हेड में कोई इंडेक्सेशन वगैरह तो मिलता नहीं है, तो ये पूरा 80 लाख वहां टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये कन्वर्ट हो गया है, कन्वर्जन के बाद अगर अपन ने उसको ट्रांसफर किया, कब? 10/11/18 को, तो ये अपना पीरियड ऑफ होल्डिंग आएगा। यहां से पीरियड ऑफ होल्डिंग शैल बी रेकन फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन। तो ये पुराना पीरियड बिजनेस का है, वो छोड़ दो, यहां से कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हो गया है, तो यहां से लेके यहां तक जो है ये उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग है। अब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी आप निकाल लो, ये जो फेयर मार्केट वैल्यू है ये अब बनेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट। और मैंने अगर उसको ट्रांसफर किया है 106 में, तो ये 90 उसका कॉस्ट है, 106 उसका सेल कंसिडरेशन है, तो ये बनेगा कैपिटल गेन, डिफरेंस ऑफ 16 लैक्स। लॉन्ग टर्म होगा तो इंडेक्सेशन देंगे डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एसेट है, क्योंकि एसेट कोई भी हो सकता है, इट कैन बी लैंड, इट कैन बी बिल्डिंग, इट कैन बी सो मेनी थिंग्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, अलग अलग हो सकते हैं। So depending upon the nature of asset, we'll decide whether to give indexation or not. Okay? और पीरियड ऑफ होल्डिंग भी कितना लेंगे, 36 महीने लेना, 24 महीने लेना या 12 महीने लेना, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ एसेट के ऊपर। बस यहाँ इतना समझ लो कि यहाँ से यहाँ पीरियड ऑफ होल्डिंग आएगा और यहीं से आपको ये जो है 90 वो कॉस्ट मिलेगा और ये आपका सेल कंसिडरेशन। सिंपल।
तो ये 49.9 है, वेरी गुड। 49.2 अपन ने पढ़ा था, उसका रिवर्स है बिल्कुल। फिर आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन, इक्विटी शेयर वाले, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है ना, 112A वाले। तो मैंने इसके कई रेफरेंसेस अपन ने पहले भी लिए, और कैलकुलेशन में हमने लिखा 10% अंडर 112A, है ना, बहुत जगह लिखा है अपन ने। मैंने हर जगह आपको कहा था कि देखो इसका रियल कैलकुलेशन जो है और इसका जो लॉजिक है ये सब बाद में पढ़ाऊंगा आपको मैं। तो अब वो वक्त आ गया है, लेट्स सी द होल लॉजिक। और यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी हम देखेंगे जो हमने इसके पहले कैलकुलेशन में 112A लगाया, नो डाउट 10% लिखा हमने और इंडेक्सेशन नहीं दिया, है ना, इतना ही मैंने बताया था, इतना ही आपने किया। अब एक एडिशनल पॉइंट हम देखेंगे और उस एडिशनल पॉइंट का लॉजिक क्या है उसको समझेंगे। और ये एडिशनल पॉइंट जो है अभी तक तो हमने पुराने प्रॉब्लम्स में नहीं लगाया था, मगर अगर उसकी इंफॉर्मेशन एग्जाम में रहेगी तो आपको निकालना पड़ेगा। ओके, तो लेट्स सी, बहुत इंटरेस्टिंग है, घबराने की जरूरत नहीं है, समझ में आएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 55(2)AC, ओके, 55 सबसेक्शन 2 क्लॉज AC क्या बोलता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर इन अ कंपनी। अब इक्विटी शेयर इन अ कंपनी जो लिखा है ना, तो उसके ऊपर आप लिख दो लिस्टेड, ओके, और अ यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ये भी आप सब जानते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, और अ यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। बिजनेस ट्रस्ट बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ नाम याद रखो, बिजनेस ट्रस्ट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं, बाद में समझाऊंगा वक्त आने पर। रिफर टू इन सेक्शन 112A, इसके लिए है ये कि इसका कॉस्ट क्या लेना। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें कॉस्ट अपन ने जो एक्चुअल परचेज प्राइस है उसी को लिया था, लेकिन अब इसमें एक पॉइंट आपको मैं समझाता हूं, तो पहले वो समझो, फिर अपन वापस आके इसको देखेंगे। अब ये तीनों जो चीज है, इक्विटी शेयर listed on recognized stock exchange in India. Number 2, unit of equity oriented mutual fund, and number 3, unit of business trust. थोड़ी सी लंबी कहानी है मगर वो समझना जरूरी है। अब ये तीनों पे क्या होता है कि अगर अपन परचेज करते हैं और बाद में सेल करते हैं, तो लिस्टेड का मतलब ऑल दी शेयर्स विच आर सोल्ड ऑन दी स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज पे जो शेयर्स बिकते हैं, परचेज होते हैं, BSE NSE वगैरह वगैरह, बहुत सारे ब्रोकर लोग रहते हैं, खरीदारी बेचना चालू रहता है। एंड सिमिलरली यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, आप भी इन्वेस्ट करते होंगे म्यूचुअल फंड में, इक्विटी फंड्स में, है ना। और बिजनेस ट्रस्ट है जो रियलिटी में एक्चुअली इंडिया में अभी तक है ही नहीं, एक कॉन्सेप्ट पेपर पे है। ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वगैरह है, बाद में अपन इनको पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज के चैप्टर के अंदर, तो समझ में आएगा आपको कि क्या कॉन्सेप्ट है उसका। हाँ, तो सवाल ये पैदा हुआ कि ये 3 एसेट्स हैं, अब इस पे अपन परचेज करते हैं और बेचते हैं बाद में। जैसे शेयर्स में हम इन्वेस्ट करते हैं, वी बाई एंड वी सेल, तो परचेज करते हैं, सेल करते हैं, इस पे प्रॉफिट आता है, लॉस भी आ सकता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों हो सकता है। पुराने जमाने की बात है, कहानी लंबी है तो लेट्स गो इन फ्लैशबैक, ओके, वहां से शुरू करके आपको लाता हूं। बहुत पुराने जमाने में 2004 के पहले, 2004 के पहले यानी कितना टाइम हो गया, अभी 14-15 साल हो गए, उसके पहले की बात है, जब लोग शेयर्स परचेज करके बेचते थे, स्टॉक मार्केट पे लोग इन्वेस्ट करते थे, बेचते थे। बहुत कम लोग एक्चुअल में इनकम टैक्स पे करते थे, वेरी फ्यू पीपल इन इंडिया। आज भी वैसे तो बहुत कम ही है, लेकिन उस जमाने में सोच लो और बहुत कम थे।
अभी तो बहुत बढ़ गए हैं, उस ज़माने में तो हार्डली कोई, यानी अपनी पॉपुलेशन में से नॉट इवन 1% वर टैक्स पेयर्स, नॉट इवन 1%। तो स्टॉक मार्केट में डील करते थे, पैसा कमाते थे, सब होता था, लेकिन कोई टैक्स भरता ही नहीं था। नोबडी यूज्ड टू पे टैक्स। तो गवर्नमेंट का तो नुकसान होता है ना, आप लोग टैक्स नहीं भरेंगे, गवर्नमेंट का नुकसान होता है। तो 2004 में, अच्छा ये तो एक बात भी, दूसरी बात ये है कि जब स्टॉक मार्केट चढ़ता है तो लोगों को प्रॉफिट होता है, और स्टॉक मार्केट जब गिरता है तो लोगों को लॉस भी होता है। अब लोगों को जब लॉस होता था, कैपिटल लॉस, तो वो कंप्यूट करते थे, उसको बताते थे मस्त है कि हमको लॉस हो गया है। प्रॉफिट हुआ उसको कोई छुपाता था, सब छुपा लेते थे, और लॉस वाले ट्रांजैक्शन शो करते थे, लॉस कंप्यूट करके दूसरी इनकम से सेट ऑफ करते थे। तो एक तो आप प्रॉफिट दिखाते नहीं, दूसरी तरफ लॉस क्लेम करने के लिए आ जाते हो, तो गवर्नमेंट का डबल नुकसान। तो चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त 2004 में, उन्होंने एक काम किया। उन्होंने कहा कि हम ये जो तुम्हारा पूरा ये है प्रॉफिट या लॉस, उसको खत्म ही कर देते। तो उन्होंने कहा कि वी विल अप्लाई अ टैक्स ऑन वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द स्टॉक एक्सचेंज। प्रॉफिट को हटा दो, प्रॉफिट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, कि आपका परचेज सेल का जो डिफरेंस हो प्रॉफिट है, सेल माइनस परचेज प्राइस, उसको भूल जाओ। आपने डील किया ना स्टॉक एक्सचेंज पे, मैंने 10 लाख के शेयर्स खरीदे, 10 लाख के बेचे, खरीदे बेचे, तो ये वॉल्यूम हुआ। वॉल्यूम यानी टोटल अमाउंट, प्राइस। तो एक परचेज करने वाला, एक सेल करने वाला है, दो लोग हैं इन्वॉल्व। मैंने शेयर्स बेचे तो आपने परचेज किए, मैंने 25 लाख में बेचे तो आपने 25 लाख में खरीदे, फिर आप आगे चल के उसको बेचोगे। तो वॉल्यूम जो होता है स्टॉक मार्केट के ऊपर, उसके ऊपर एक टैक्स लगा दिया, कॉल्ड एज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। वॉल्यूम के ऊपर, वॉल्यूम। तो मैं अगर 25 लाख में बेच रहा हूं, आप 25 लाख में खरीद रहे, तो हम दोनों से ये टैक्स रिकवर किया जाएगा, बेचने वाले से भी और खरीदने वाले से भी। तो इसके रेट्स वैसे बहुत कम होते हैं, हार्डली 1-2% के बीच में होते हैं, तो ऑफ वॉल्यूम। लेकिन ना, तो मेरा 25 लाख है, तो होगा क्या, देखो कि ये स्टॉक एक्सचेंज है, यहां सेलर है, यहां बायर है, तो बायर से पैसे स्टॉक एक्सचेंज के पास जाते हैं, तो 25 लाख बायर ने दिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 25 लाख जो उसका परचेज प्राइस है ऑफ द शेयर प्लस एसटीटी मिलाकर के उसको देना पड़ेगा एक्सचेंज को, और ब्रोकर जो ब्रोकरेज को जाएगा, ब्रोकर को जो ब्रोकरेज जाएगा वो अलग, एसटीटी। तो मान लो अगर 1% है, अपने को पढ़ना नहीं है उसके रेट्स वेट्स एग्जाम के लिए, लेकिन मान लो कि 1% है, तो कितना आ जाएगा, 25,000, 25,000 रुपये एसटीटी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज कलेक्ट करेगा, ठीक है। और ये 25,000 जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज कलेक्ट करेगा वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। सो पे टू गवर्नमेंट 25,000 एसटीटी। दूसरी तरफ अब ये 25 लाख स्टॉक एक्सचेंज के पास आ गए, ये 25 लाख उसको सेलर को देना है, तो सेलर को देते वक्त वो क्या करेगा कि सेलर का जो 25,000 रुपए का एसटीटी है, क्योंकि उसको भी 1% एसटीटी देना है, तो वो माइनस कर देगा। तो 25 लाख में से जो उसको देने का था माइनस कर देंगे एसटीटी, सॉरी 25 लाख जो देने के थे उसमें से 25,000 रुपए एसटीटी माइनस हो जाएगा, ये सेलर का एसटीटी हो गया, और ये 25,000 भी जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। यानी गवर्नमेंट टोटल में 50,000 रुपए रिकवर कर लेगा, और जो बैलेंस है वो सेलर को चले जाएगा, यानी कितना, 24,75,000 ये सेलर का पेमेंट निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? सो ऑन वन ट्रांजैक्शन द बायर ऑल्सो पेज एंड द सेलर ऑल्सो पेज। तो इसलिए फिर अपन बोलते हैं दैट एसटीटी इज पेड, और ये भी जो बायर है इसके पास शेयर्स आ गए, ये आगे बेचेगा तो ही विल बी इन द प्लेस ऑफ सेलर, तो उसका फिर से एसटीटी आएगा। यानी आप अगर एक शेयर मार्केट से खरीदते हो बेचते हो तो दोनों बार आपको एसटीटी लगता है, परचेज पे भी और सेल पे भी, दोनों पे लगता है। ओके, तो इस तरह से उन्होंने टैक्स लगा दिया, इसका नाम था सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अब देखो मार्केट ऊपर जाए या नीचे आए,
लोगों को प्रॉफिट हो या लॉस हो। अब ये सेलर है बेचारा, मान लो इसने 10 लाख में खरीदा था तो प्रॉफिट हुआ, 25 में बेचा। मान लो इसने 30 लाख में खरीदा था शेयर और 25 में बेचा तो उसको तो लॉस हो गया। तो सरकार कहती है आपको प्रॉफिट हो कि लॉस हो, आपका सेल तो आ रहा है ना, वॉल्यूम तो है, तो वॉल्यूम पे हमको टैक्स चाहिए। वॉल्यूम पे हमको टैक्स चाहिए। फिर आपके प्रॉफिट आए कि लॉस आए उससे हमको मतलब नहीं है। तो शेयर मार्केट में वॉल्यूम तो हमेशा रहता है, लोगों को प्रॉफिट हो नुकसान हो, शेयर मार्केट ऊपर जाता रहे शेयर मार्केट नीचे आता रहे, वॉल्यूम तो रहेगा। और वॉल्यूम है तो गवर्नमेंट का जेब भरता रहेगा, टैक्स आता ही रहेगा हमेशा। तो ये बड़ा एक फंडा उन्होंने लगाया। ऑफ कोर्स उन्होंने नहीं लगाया, फॉरेन मार्केट से कैप्चर करके लाए। यूएस में सालों से लगता है, तो वहाँ से उठाया, यहाँ पेस्ट कॉपी पेस्ट करते अपने लॉ, कुछ बनता थोड़ी है। अपने के फाइनेंस मिनिस्टर्स को कुछ समझता है क्या? नहीं, सब उधर से कॉपी इधर पेस्ट। खैर, लेकिन अच्छा मूव था एसटीटी लगाने का। अब एसटीटी लगाने से दो फायदे हुए गवर्नमेंट को। एक तो वॉल्यूम पे टैक्स आने लग गया, जो लोग टैक्स वैसे पे नहीं कर रहे थे, लेकिन स्टॉक मार्केट पे अगर ट्रेडिंग है तो वो तो ऑन पेपर ही रहता है, सब कुछ पेपर पे, कोई ब्लैक मार्केट थोड़ी होता है। तो वहाँ पर तो आपका डिक्लेयर तो हो ही जाएगा कितना सेल प्राइस है, कितना परचेज प्राइस है, और सीधा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ही कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को देता है। तो आप इनकम को बुक्स में दिखाओ या मत दिखाओ, एसटीटी तो लगना है। तो जो टैक्स इवेजन हो रहा था वो यहाँ पे पकड़ में आ गया, एसटीटी चालू हो गया। दूसरी बात कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, एसटीटी तो पे करना ही करना है। तो दोनों फायदे गवर्नमेंट को हो गए, वेरी गुड। लेकिन अब जो प्रॉफिट हो रहा है सेलर को, जो कि दो तरह का होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो पहले क्या होता था, पहले यानी एसटीटी के पहले, बिफोर एसटीटी was charged, long term capital gain was charged at 20% and short term capital gain was taxed at normal rates. तो नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्स का मतलब होता है स्लैब रेट्स, इंडिविजुअल के लिए, कंपनी वगैरह के लिए फिक्स्ड रेट 30%, पार्टनरशिप फॉर्म 30%, फ्लैट रेट्स, और एसएससी अगर इंडिविजुअल है तो स्लैब रेट्स, जिसमें हाईएस्ट फिर 30 पे जाता है। तो शॉर्ट टर्म गेन नॉर्मल रेट से टैक्स होता है, लॉन्ग टर्म गेन 20% से होता था 112 के अंदर, ये बिफोर एसटीटी। लेकिन अब सरकार ने कहा चलो हमने एसटीटी लगा ही दिया है, थोड़ा बहुत पैसा तो तुमसे वहाँ वसूल कर लिया है हमने वॉल्यूम के ऊपर, तो तुम्हारा, क्योंकि एसटीटी तो आ ही गया है, तो उन्होंने कहा, ये सब 2004 में हो रहा है, अक्टूबर 2004 से शुरू हुआ एसटीटी। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म है तो हम उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे, एब्सोल्युटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, क्योंकि एसटीटी लग गया है तो इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एसटीटी इनकम टैक्स नहीं है, हाँ याद रखना, एसटीटी इज अ सेपरेट टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, उसका लॉ ही अलग है, इट इज नॉट इनकम टैक्स। तो क्योंकि एक टैक्स लगा दिया है तुम्हारे ऊपर, एसटीटी लग गया है, तो चलो इनकम टैक्स में तुमको रिलीफ दे देते हैं, एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट तो उसका सेक्शन था 1038। और अगर शॉर्ट टर्म गेन है तो, शॉर्ट टर्म गेन है तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, एकदम एग्जाम नहीं करते, नॉर्मल रेट जो कि 30% ऐसा होता है ना, स्लैब का भी हाईएस्ट 30, कंपनी वगैरह के लिए तो स्ट्रेट अवे 30 होता है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, वहाँ पर थोड़ा कंसेशन दे देते हैं आपको, तो 15% टैक्स आपको लगेगा, 15%। तो उसका एक सेक्शन बनाया 111A करके, 111A। लिख लो यहां तक, ये पूरी हिस्ट्री इसकी समझना आपको जरूरी है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो लॉन्ग टर्म गेन टोटली एग्जेम्प्ट हो गया और शॉर्ट टर्म गेन 15% से टैक्स हुआ। गवर्नमेंट को फिर भी फायदा ही था, क्योंकि एसटीटी पूरे वॉल्यूम पे आ रहा है, जो कितने बिलियंस का वॉल्यूम रहता होगा आई डोंट नो डेली स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर, और वो भी एक नहीं, जितने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया में,
BSE, NSE, Delhi Stock Exchange, Madras Stock Exchange, बड़ौदा स्टॉक एक्सचेंज, सूरत स्टॉक एक्सचेंज एंड सो मेनी अदर्स, सबका वॉल्यूम के ऊपर टैक्स आ रहा है, जो कि पहले तो आता ही नहीं था, लोग इनकम टैक्स तो भरते ही नहीं थे। तो ये 20% और नॉर्मल रेट्स थे, लेकिन टैक्स आता थोड़ी था। तो उन्होंने कहा चलो वॉल्यूम पे लगा दो, इसको वैसे भी नहीं आता तो एग्जेम्प्ट ही कर दो, लोग खुश हो जाएंगे। तो एग्जेम्पशन दे दिया, लोग खुश हो गए, और यहाँ 15%। अब ये 2004 से चलते रहा 2018 तक, मार्च 2018 तक। और अब इस साल जो है 18-19, इसमें बजट आया ऑफ 2018। इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली, जो हमारे अभी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि नहीं, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो अभी तक हमने एग्जाम करके रखा था, इसको हम वापस से टैक्सेबल करेंगे। इसको एग्जाम नहीं करेंगे, इसको टैक्सेबल करेंगे। तो क्या उन्होंने एसटीटी को हटा दिया? नहीं, एसटीटी भी है। तो अब एसटीटी भी है, यानी देखो आप, चिदम्बरम ने बेचारे ने बोला था कि एसटीटी लगा दिया तो चलो आपका लॉन्ग टर्म गेन एग्जाम कर देते हैं, यानी एक तरफ से ले लिया तो फिर एक टैक्स एग्जाम। अब अरुण जेटली जी बोलते हैं कि नहीं, दोनों टैक्स लगाएंगे, वो भी ये भी। तो इन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म गेन एग्जाम्शन जो अभी तक चल रहा था, इसको हम बंद कर देंगे। तो ये जो एग्जाम्शन है अंडर सेक्शन 1038, ये इन्होंने विड्रॉ कर दिया है, विड्रॉन। लेकिन ये विड्रॉ कब हुआ? विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2018, यानी जो भी ट्रांजैक्शन 1/4/2018 से होगा उस पे एग्जेम्पशन नहीं दिया जाएगा, नो एग्जेम्पशन। दूसरी तरफ ये जो 111 है वो कंटिन्यू है, कंटिन्यूज फॉर दी शॉर्ट टर्म गेन। तो एग्जेम्पशन तो हटा दिया। यार मेरे पास जगह खत्म हो गई है, मेरे को जरा मैं वापस से लिखता हूँ। 1038 विथड्रॉन, समझ में आ जाएगा ना? वेरी गुड। 1038 को विड्रॉ कर दिया, यानी कि अब वो टैक्सेबल में आ गया। तो क्या उस पर 20% टैक्स लगाएंगे पूरा? तो उन्होंने कहा नहीं, 20% नहीं लगाएंगे, 10% लगाएंगे। तो नया सेक्शन बनाया। ये 20% जो है ये सेक्शन 112 होता था पहले, बिफोर एसटीटी 2004 के पहले। इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, एकदम 20 नहीं, 10% लगाएंगे, 10% टैक्स लगाएंगे अंडर सेक्शन 112A। ये अपन बाद में पढ़ेंगे। लेकिन 10% कंसेशन बोला तो फिर साथ में ये बोल दिया कि क्योंकि हम 10% कंसेशनल टैक्स लगा रहे हैं, देयरफॉर नो इंडेक्सेशन। ये अपन ने पढ़ा है, नो इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को इंडेक्सेशन अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन टैक्स जो है वो 10% लगाएंगे। तो एक तरफ इंडेक्सेशन का नुकसान है, लेकिन ठीक है, 10% टैक्स। तो इस पे कुछ मैं कैलकुलेशंस करके दिखाऊंगा कि कब क्या फायदेमंद होता है। ओके, सो दीज आर द चेंजेस दैट आर मेड। लेकिन अभी रुक जाओ, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अब अगर इतना बोलते वो कि हम 1/4/2018 से, सॉरी मैं वो लिखना भूल गया, विड्रॉन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2018, अगर वो ये बोलते कि 1/4/2018 से हम आपका एग्जेम्पशन हटा रहे हैं, तो जिन लोगों ने पहले इन्वेस्ट करके रखे हैं शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में, हजारों लाखों लोगों ने, इंक्लूडिंग फारूक हक, हमारे पास शेयर्स है बहुत सारी कंपनीज के, और अगर हमें पता चले कि यार अगर अपन, और ये बजट कब आते हैं मालूम है? फरवरी, 1 फरवरी को बजट आता है। तो अपने पास 2 महीने थे, फरवरी और मार्च, फरवरी 18, मार्च 18। अगर इसे इतना बोलते कि हम विड्रॉ कर रहे हैं और 10% टैक्स लगा रहे हैं, तो कोई भी अक्लमंद इंसान क्या करता? ऑब्वियसली धड़ाके से शेयर्स बेचता। तो फरवरी मार्च है, बजट तो फरवरी में आ गया, लेकिन ये इफेक्टिव तो 1 अप्रैल से हो रहा है, 2 महीने है। तो अपन अपने शेयर्स भका भक बेच डालते और प्रॉफिट बुक कर लेते। प्रॉफिट बुकिंग पे जाते सब लोग कि कैपिटल गेन अब बिच रियलाइज कर लो, अगर हमारे शेयर लॉन्ग टर्म है, पुराने हैं, लॉन्ग टर्म हो चुके हैं, बेचो, प्रॉफिट बुक करो। म्यूचुअल फंड्स है पुराने यूनिट्स, बेचो, प्रॉफिट बुक करो।
तो सोचो कि मार्केट की क्या हालत हुई होती। पूरा मार्केट, अगर सभी लोग बेचना चालू कर देंगे, मार्केट वुड हैव क्रैश्ड, नोज डाइव्ड, खत्म हो जाता। इतना बड़ा डिसीजन, मार्केट तो पूरे सुपड़ा साफ हो जाता है ना मार्केट का। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मार्केट को भी बचाना है। तो उन्होंने फिर एक पॉइंट कहा कि जो पुराने लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ना घबराए। उनका जो पुराना एग्जेम्पशन है वो कंटिन्यू रहेगा, वो कंटिन्यू रहेगा। तो कहने का मतलब क्या कि उन्होंने बोला, ये बजट कब आया, 1 फरवरी को आया, तो उन्होंने एक कट ऑफ पॉइंट डाला 31 जनवरी 2018 और बोला कि जिन लोगों का एक्विजिशन इसके पहले का है, 31 जनवरी 18 के पहले का अगर एक्विजिशन आपका, मान लो मेरे पुराने शेयर्स है, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए और काफ़ी एप्रिसिएशन हो चुका है, तो यहाँ मेरा कॉस्ट था, परचेज कॉस्ट 120। कब खरीदा था मैंने, 2005 में खरीदा था। एक्विजिशन कॉस्ट 2020 था। यहाँ पर उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा ना, तो यहाँ फेयर मार्केट वैल्यू 600 है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, ये तुम्हारा प्रॉफिट है ना, मान लो अगर तुम यहाँ बेच भी दोगे प्रॉफिट बुक करने के लिए, तो इतना प्रॉफिट आएगा जो कि एग्जेम्पशन होगा, ये तो एग्जेम्प्ट होगा ना 1038 में। उन्होंने कहा मत बेचो, डोंट मेक मार्केट क्रैश, हम तुमको 600 का कॉस्ट दे देते ना, हम तुमको 600 का कॉस्ट दे देंगे, यानी ये 120 जो कॉस्ट है उसको तुम रिप्लेस करके ये जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसको कॉस्ट ले सकते हो, यू कैन टेक दैट एज कॉस्ट। तो उन्होंने बोला कि आप 120 को रिप्लेस कर सकते हो 600 से। तो बेसिकली अपन क्या लेंगे, कॉस्ट क्या लेंगे, विच एवर इज मोर, विच एवर इज मोर। तो 120 मेरा ओरिजिनल कॉस्ट है और 31 जनवरी 18 का फेयर मार्केट वैल्यू 600 रुपये हो गया है, तो मैं 600 रुपये को कॉस्ट ले लूँगा। 600 रुपये को कॉस्ट लेने का मतलब क्या होगा कि ये जो एप्रिसिएशन है ये ऑटोमेटिकली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, है ना। तो मेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है, डोंट सेल, डोंट वेस्ट योर टाइम। इसलिए मार्केट ख़राब नहीं हुआ, मार्केट चलता रहा। लेकिन अब एक पॉइंट और है, रुक जाओ, कहानी लंबी है यार, तुम लोग गड़बड़ करते हो बीच में। अब ये तो हो गया, अब बाद में कभी तो भी तो मैं जाके ट्रांसफर करूंगा ना, आज नहीं किया मैंने, चलो जल्दबाजी में नहीं किया, लेकिन आगे कभी तो करूंगा। तो जब मैं करूंगा ट्रांसफर, मान लो कि 10-18 को मैंने बाद में ट्रांसफर किया, तो यहां पर अगर मेरा सेल कंसिडरेशन, मैं दो लूंगा, अगर अपना सेल कंसिडरेशन, या 3 लूंगा, चलो इसको अच्छे से समझो, ये लॉजिक है। अरे यार सॉरी, ट्रांसफर हुआ तो मेरा सेल कंसिडरेशन, जो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है, वो हो सकता है कि 750 में बिका हो और एप्रिसिएशन हो गया इतने टाइम में, या हो सकता है, ये सब और सिचुएशंस है, इधर 750 और 520 में बिका हो सकता है, या हो सकता है कि बिल्कुल मार्केट क्रैश हो गया और मैं सिर्फ 86 में बेच पाया। गुड। अब देखो क्या बोला ना, बड़ा विचित्र, बहुत सोच समझ के बनाया इन्होंने। जेटली है ना, ही इज वेरी श्रूड, एसएससी को ज्यादा फायदा नहीं हो जाना चाहिए। तो चलो एक एक करके समझाता हूँ, अच्छे से समझो, हाँ अच्छे से समझो, कंसंट्रेशन नहीं लग रहा तो जाओ पानी पी जाओ, 1 सेकंड में देता हूँ आपको, सिर झटक लो, हाथ पैर मार लो, इधर उधर घुमा लो, जो भी करना है करो, बट कॉन्सेंट्रेट। ओके, कॉन्सेंट्रेशन डन, वेरी गुड। अब देखो यहां से अपन कॉस्ट माइनस करेंगे, तो वैसे तो विच एवर इज मोर लिया, तो वैसे तो विच एवर इज मोर में 600 आना चाहिए, लेकिन यहां पर अपन जो कॉस्ट माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और वो भी विदाउट इंडेक्सेशन, तो क्या करेंगे, अगर आप 750 में बेचोगे
यानी ये 600 रुपये जो हमने लिया फेयर मार्केट वैल्यू, उससे ज़्यादा अगर सेल कंसिडरेशन है तो प्रॉब्लम नहीं है, आपका 600 रुपये कॉस्ट माना जाएगा। दिस 600 विल बिकम योर कॉस्ट, नो प्रॉब्लम। मगर अब देखो, अब सुनो, हाँ, मगर अगर मेरा सेल कंसिडरेशन 520 ही है, यानी यहां जो फेयर मार्केट वैल्यू था 31 जनवरी 18 को, ये थोड़ा मार्केट अप था मान लो, तो ये फेयर मार्केट वैल्यू था, तो ये कॉस्ट तो ले लिया, लेकिन अल्टीमेटली आप रियलाइज नहीं कर पाए, बाद में मार्केट्स डाउन हो गए और आप बेच पाए सिर्फ 520 पे। तो अगर मैं 600 रुपये अलाउ करूंगा आपको, तो उधर 80 का लॉस दिखेगा, फिर वो लॉस आप सेट ऑफ करोगे दूसरी इनकम से, जबकि गवर्नमेंट को मालूम है कि ये जो आपको दिया है हमने कॉस्ट, ये नोशनल है, आपका रियल तो 120 है, ये तो नोशनल था, फेयर मार्केट वैल्यू इज नोशनल थिंग। अगर नोशनल को हम कॉस्ट बना देंगे और बाद में आप उतना रियलाइज नहीं कर पाए और आपको लॉस आएगा, तो लॉस क्लेम करोगे और दूसरी इनकम से सेट ऑफ मारोगे, तो जेटली जी बोलते हैं यार ये तो ज़्यादा ही हो गया। तो फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इफ दैट इज द केस देन योर कॉस्ट विल नॉट बी 600, इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 520 ओनली, यानी जो आपका एक्चुअल सेल प्राइस होगा उस पर रिस्ट्रिक्ट करेंगे उसको। यानी आपको लॉस तो नहीं देंगे, नोशनल उस पर लॉस तो नहीं देंगे, तो फिर 520 पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। गॉट इट? समझ में आया? और अगर आप सिर्फ 86 में बेच पाए मान लो, तो फिर कॉस्ट कितना लेंगे? 86 पे रोकेंगे क्या उसको? नहीं, फिर ये जो आपका ओरिजिनल 120 था, ये तो रोकड़ा आपके हाथ से गया हुआ है ना, ये तो ओरिजिनल है, इससे कम कैसे करेंगे? ये नोशनल है, 600 रुपये नोशनल है, लेकिन ये तो एक्चुअल है, इसको कम थोड़ी कर सकते। तो फिर ये 120 वहां पर कॉस्ट बनेगा। आए समझ? तो वहां फिर लॉस आप क्लेम कर सकते हो, बिकॉज दैट इज द रियल लॉस। ये तो क्या है कि मार्केट बीच बीच में ऊपर नीचे जाते रहता है, तो हो सकता है ऊपर गया हो, फिर हो सकता है नीचे आ जाए, तो आपका कॉस्ट भी नीचे ला लेंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। लेकिन एकदम ही नीचे चले गया, ओरिजिनल कॉस्ट से भी नीचे गया, फिर वो लॉस तो आपको मिलना चाहिए ना, उसको थोड़ी डिसअलाउ कर सकते गवर्नमेंट, वो लॉस तो अलाउ। तो ऐसा कैलकुलेशंस होंगे। तो पहले में आएगा कॉस्ट 600, तो इधर 150 का प्रॉफिट दिखेगा, कैपिटल गेन। दूसरे में नील आएगा और तीसरे में लॉस आएगा, एल यानी लॉस ऑफ कितना? 34। यस, थक गया यार मैं, ना पढ़ा पढ़ा के, लेकिन समझ में आया ना बच्चों? है ना जोरदार काम? तो अभी तक, अभी रुक जाओ एक सेकेंड, मेरी बात सुन लो, फिर लिखना, वक्त दूंगा मैं, वैसे भी पॉज कर करके लिखने का है आपको, कि अभी तक मैंने इसके पहले कई सारे हमने प्रॉब्लम्स किए जिसमें 112A हमने लगाया, लेकिन उसमें ये कॉस्ट कैलकुलेशन हमने कभी नहीं किया है ना, क्योंकि उस वो वाले क्वेश्चंस में ये सब इन्फॉर्मेशन अपने को नहीं दी गई थी, ये फेयर मार्केट वैल्यू की इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन मान लो अगर ये भी होगी, और वो मैंने खास वहाँ पे आपको नहीं बताया, क्योंकि अगर इतना सारा मैं वहाँ लिखा था तो आप सब घूम जाते, पूरा दिमाग का सत्यानाश हो जाता, तो इसलिए मैंने ये इतना कॉम्प्लिकेशन वहाँ ऐड नहीं किया था, लेकिन इसको याद रखने का है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इक्विटी शेयर परचेज बिफोर 31 जनवरी 18, ये कट ऑफ डेट है, क्योंकि बजट का डेट ये था, 1 फरवरी को बजट था, तो उसके पहले का दिन उन्होंने लिया 31 जनवरी 18 कि इसके पहले का अगर कोई परचेज है तो यहाँ का फिर फेयर मार्केट वैल्यू को हमको कॉस्ट मानना पड़ेगा, लेकिन फिर उसको यहाँ रिस्ट्रिक्ट भी करना पड़ेगा इफ नेसेसरी। Okay, so if this information is given to us, then we will use it and determine the cost. अच्छा, और एक चीज पहले सुन लो। अच्छा चलो, ये लिख लिया आप लोगों ने? पॉज करके लिख लो, फिर मैं आगे और एक चीज आपको बताता हूं। ओके, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो अब इसको, ये तो लॉजिक है, अब इसको उन्होंने लिखा कैसे, वर्डिंग्स
को भी समझना पड़ेगा ना जो गवर्नमेंट ने लिखा है, तो मैं समझाता हूँ। देखो उन्होंने लिखा कि ये जो कॉस्ट है इसको लो, ये कॉस्ट लो, फिर ये जो फेयर मार्केट वैल्यू है 31 जनवरी 18 का, ये आप लो, इसको कंपेयर करो एक्चुअल सेल प्राइस के साथ। तो ये फेयर मार्केट वैल्यू और ये जो एक्चुअल सेल प्राइस, इन दोनों में से विच एवर इज लेस लो। यानी पहले केस में 600 और 750 विच एवर इज लेस, तो 600 आएगा, और ये मेरा कॉस्ट है। तो फिर ये कॉस्ट और इन दोनों में से जो लेस है, तो ये और इन दोनों में से जो लेस है उसमें से विच एवर इज मोर है, वो बनेगा आपका कॉस्ट। दैट इज हाउ दे हैव रिटन इट। इन दोनों में से विच एवर इज लेस, और वो जो लेस है उसको कंपेयर करो ये कॉस्ट के साथ, एंड टेक विच एवर इज मोर। गॉट इट? ऐसा है। तो देखो बराबर अपन करेंगे ना, तो यही फिगर्स आएंगे। 600 और 520 विच एवर इज लेस, तो 520, 520 एंड 120 विच एवर इज मोर, 520 आ रहा है। 600 और 86 विच एवर इज लेस, 86, 86 और 120 विच एवर इज मोर, 120, 750 and 600 whichever is less, 600, 600 and 120 whichever is more, 600 आया। वेरी गुड। तो ऐसा है। तो देखो अब मैं इसको लिख के बताता हूं आपको। ये अपना एक्चुअल कॉस्ट, ओके, उसके साथ है अपना फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 18, और ये सेल प्राइस जो भी आएंगे एक्चुअल बाद में, सेल प्राइस एक्चुअल। तो ये जो एक्चुअल सेल प्राइस है और ये फेयर मार्केट वैल्यू है, इनमें से अपने को लेना है विच एवर इज लेस, और ये एक्चुअल कॉस्ट है फिर, तो ये और ये इन दोनों में से फिर लेना है विच एवर इज मोर। हो गया सिंपल, लॉजिक समझा? लेकिन वेरी गुड, हाँ लॉजिक समझना है। फारूक हक के स्टूडेंट हो और लॉजिक नहीं समझे तो क्या है, टाइम वेस्ट किया खुद का भी और मेरा भी। ओके, तो देखो अब चले लॉ देखें। देखो अब आप, subject to indexation provisions of subclause 1 and 2 of clause B in relation to a long-term capital asset being an equity share in a company on which STT is paid on acquisition or transfer and transfer, sorry, STT is paid on acquisition and transfer, दोनों वक्त पे लगा होना चाहिए। अगर सिर्फ एक वक्त पे लगा है दूसरे पे नहीं लगा तो फिर अपन ये प्रोविजंस नहीं लगाएंगे, फिर वो नॉर्मल कैपिटल गेन निकलेगा, 112 में जाता है। ओके, देन यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड ऑन विच एसटीटी इज पेड ऑन ट्रांसफर। यूनिट्स में ट्रांसफर पे देखते हैं, परचेज पे नहीं देखते, सिर्फ ट्रांसफर पे देखते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ ट्रांसफर पे रहता है। एंड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट वेयर एसटीटी इज पेड ऑन ट्रांसफर, referred to under 112A, acquired before the 1st February 2018, यानी अप टू 31 जनवरी अगर आपका परचेज है, 31 जनवरी या उसके पहले का अगर परचेज है, shall be higher of the actual cost of acquisition and the lower of the fair market value or the full value of consideration, यानी actual sale consideration जो बाद में आप उसको बेचोगे। तो फेयर मार्केट वैल्यू कौन से दिन का, 31 जनवरी का क्लोजिंग फेयर मार्केट वैल्यू, या फिर जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो बाद में आपका आएगा, इन दोनों में से लेंगे लेस, और वो जो लेस है उसको कंपेयर करेंगे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ और लेंगे विच एवर इज हायर। आया समझ में? कितना सिंपल है। लेकिन ऐसे पढ़ते तो कुछ समझ में आता नहीं, इसलिए पहले मैंने पूरा लॉजिक आपको समझाया। और फेयर मार्केट वैल्यू भी कैसे निकालना है वो भी दिया है, देखो हाउ टू कैलकुलेट दैट फेयर मार्केट वैल्यू। तो उसमें लिखा है कि अगर ये लिस्टेड है, लिस्टेड शेयर्स है ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एज ऑन 31 जनवरी 18, देन हाईएस्ट प्राइस कोटेड ऑन सच एक्सचेंज ऑन 31 जनवरी 18, उस दिन का हाईएस्ट प्राइस जो होगा,
ठीक है, हाईएस्ट प्राइस कोटेड ऑन सच एक्सचेंज ऑन 31 जनवरी 18, 31 का हाईएस्ट प्राइस। दूसरा, listed on any recognized stock exchange as on 31st January 18 but not traded on that date। listed है, obviously listed की बात कर रहे हैं अपन, listed है लेकिन ट्रेडिंग नहीं हुआ, तो फिर क्या करेंगे, फिर लेंगे हाईएस्ट प्राइस ऑफ सच एक्सचेंज ऑन अ डेट इमीडिएटली प्रिसीडिंग 31st जनवरी 18 व्हेन इट वाज ट्रेडेड। मान लो उसका 29 जनवरी को ट्रेडिंग हुआ था, तो 29 जनवरी को जो उसका हाईएस्ट प्राइस रहा होगा वो ले लेंगे। ठीक है, तो 31 जनवरी को अगर ट्रेडिंग हुआ है तो उसका हाईएस्ट प्राइस, नहीं हुआ है तो उसके एक आध दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, जब भी हुआ था उसका ले लो। फिर यूनिट, थर्ड पॉइंट है यूनिट विच इज नॉट लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि यूनिट जो है म्यूचुअल फंड के वो हमेशा लिस्टेड नहीं रहते, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के यूनिट लिस्टेड नहीं रहते, तो वहां पे एनएवी जो उसका होता है ना, म्यूचुअल फंड का एनएवी आता है, एनएवी नेट एसेट वैल्यू, वो लेंगे अपन ऑन 31 जनवरी 18, वो उसका कॉस्ट बन जाएगा। एंड इक्विटी शेयर इन अ कंपनी विच इज नॉट लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एज ऑन 31 जनवरी 18 बट लिस्टेड ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। यानी ऐसा कोई कंपनी जो 31 जनवरी को लिस्टेड नहीं है लेकिन बाद में लिस्ट हो गया, यानी पहले अनलिस्टेड था, अभी एक कंपनी अनलिस्टेड है, जैसे फारूका क्लासेस अभी अनलिस्टेड है, लेकिन वो बाद में अगर लिस्ट हो गई और फिर आप जाके शेयर बेचोगे उसका, तो फिर उसका 31 जनवरी का प्राइस कैसे लेंगे, कैसे लेंगे, कैसे लेंगे, प्रॉब्लम आएंगे ना, क्योंकि लिस्टेड नहीं है। तो क्या करना, तो उसमें बोला है कि जो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो ले लो, फारूक क्लासेस के शेयर का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था तुम्हारा जब का भी, वो ले लो, उसको मल्टीप्लाई करो इंडेक्स, यानी उसको इंडेक्स करके 31 जनवरी तक इंडेक्स करके लाओ, और फिर वो जो इंडेक्स कॉस्ट आएगा वो मान लो, दैट विल बिकम योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। समझ में आ रहा है? तो 1 फरवरी यानी 31 जनवरी, तो 31 जनवरी 18 17 18 में आएगा तो उसका इंडेक्स 272 है, तो मान लो तुमने 2006-7 में फारूका क्लासेस का शेयर खरीदा होगा, तो अनलिस्टेड है, और 210 में खरीदा होगा, ठीक है, पर शेयर, तो ये 210 को, या 210 में नहीं लिखता मैं, कुछ फिगर लिख देता हूँ, 1 लाख में खरीदे थे शेयर्स, तो उसका आज का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इंटू 272 करो डिवाइडेड बाई 6-7, जब आपका परचेज था उस साल का इंडेक्स, 6-7 का कितना होता है इंडेक्स, 6-7 का होता है 122, तो देखो कितना आता है, 1 लाख डिवाइड बाई 122 मल्टीप्लाइड बाई 272 इज 222951, तो ये तुम्हारा अब नया कॉस्ट मान लिया जाएगा, और फिर जब आप उसको बेचोगे तो देख लेना, तो ये उसका फेयर मार्केट वैल्यू, सॉरी कॉस्ट नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू माना जाएगा, दिस विल बी डीम्ड टू बी द फेयर मार्केट वैल्यू। दूसरा पॉइंट उसमें लास्ट वाला कि लिस्टेड है, लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर and which became the property of the assessee in consideration of share which is not listed on such exchange on 31st January 18 by way of transaction not regarded as transfer under 47। तो उसमें भी कैलकुलेशन सेम है, लेकिन ये समझाता हूँ क्या है, ये अपन आगे पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 47 पढ़ेंगे ना, तो सेक्शन 47 में क्या होता है कि जैसे इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अमेलगमेशन, अमालगमेटिंग कंपनी का शेयर खत्म हो जाता है, मान लो वी आर शेयर होल्डर्स ऑफ अमालगमेटिंग कंपनी, उसके शेयर्स खत्म हो जाते हैं और अमालगमेटेड कंपनी के शेयर्स हमको मिलते हैं उसके बदले, तो ये जो एक कन्वर्जन है, शेयर्स ऑफ अमालगमेटिंग कंपनी कन्वर्ट होके क्या हो गए, शेयर्स ऑफ अमालगमेटेड कंपनी, ये एक तरह का ट्रांजैक्शन है, एक तरह का ट्रांसफर है, मगर ये एग्जेम्प्ट है सेक्शन 47 के अंदर। और फिर सेक्शन 47 कहता है, 49 कहता है कि जो नए शेयर्स तुमको मिले हैं अमालगमेटेड कंपनी के, उसका कॉस्ट क्या रहेगा,
तो वहां लिखा है उसका कॉस्ट रहेगा कॉस्ट ऑफ द शेयर्स इन अमालगमेटिंग कंपनी। लेकिन प्रॉब्लम ये पैदा हुआ कि मेरे पास, तो देखो पूरा समझाता हूं, अमालगमेटिंग कंपनी के शेयर्स अपन ने खरीदे थे एक्वायर्ड ऑन 1/6/2009 एट ₹360 पर शेयर, ठीक है, और ये था अनलिस्टेड, दीज वर अनलिस्टेड। फिर अमालगमेशन हुआ और अपने को अमालगमेटेड कंपनी के शेयर्स अलॉट हुए, अलॉटेड ऑन 10th March 19, ये कट ऑफ डेट के बाद 1 फरवरी 31 जनवरी 18 के बाद, लेकिन ये लिस्टेड है ये लिस्टेड है। तो बीच में ये डेट आया ना 31 जनवरी 18 का जो कट ऑफ डेट है बीच में आ गया। अब इसमें होता क्या है कि ये जो शेयर्स मेरे को मिलेंगे ना, इसका कॉस्ट क्या लिया जाएगा। मान लो कि यहाँ के 2 शेयर मिला के यहाँ पे मेरे को 1 शेयर मिला है, यहाँ के 2 शेयर थे तो 2 शेयर के बदले 1 शेयर मिला है, तो यहाँ के 2 शेयर का कॉस्ट हो गया 360 इंटू 2, तो 360 इंटू 2 जो है वो यहाँ पे कॉस्ट माना जाता है। तो ये शेयर का कॉस्ट क्या माना जाएगा, 360 इंटू 2 इज इक्वल टू 720। लेकिन फिर प्रॉब्लम वही आया ना कि ये यहाँ से यहाँ तक जो एप्रिसिएशन हुआ उसका क्या, क्योंकि आगे इंडेक्सेशन तो मिलता नहीं इसमें। अगर मैंने ये शेयर बेचा होता तो इंडेक्सेशन मिलता, लेकिन यहाँ तो अब क्योंकि ये तो 112A में आ गया तो इंडेक्सेशन खत्म हो जाता है। तो ये जो एप्रिसिएशन है इसको भी अपन यहाँ कॉस्ट मानेंगे। तो अब अपन क्या करेंगे कि ये तो ओरिजिनल कॉस्ट हो गया, लेकिन इसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या मानेंगे अपन। फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, यही 360 लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 272 से और डिवाइड करेंगे ये 1 जून 2009 यानी 9/10, जून 9 यानी 9/10 है, 9/10 का इंडेक्स है 148, करो इसको, तो 360 इंटू 272 डिवाइडेड बाई 148, तो ये आ गया 662। तो अब ये 662 जो है वो उधर कॉस्ट बनेगा। तो ये 360 सीधा नहीं लेंगे, अपन क्या लेंगे यहाँ 662 इंटू 2 इज इक्वल टू 1324, ऐसे लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये भी लिस्टेड है और ये भी लिस्टेड है तो प्रॉब्लम नहीं है, फिर ये लिस्टेड है तो इसका मार्केट पे जो है फेयर मार्केट वैल्यू मिल जाएगा अपने को, तो वो सीधा ले लेंगे। और अगर ये अनलिस्टेड था तो फिर इंडेक्स करके अपन निकालेंगे। तो समझ में आए, बहुत सिंपल है फेयर मार्केट वैल्यू निकालना। अगर ऑलरेडी लिस्टेड है तो 31 जनवरी का हाईएस्ट ट्रेडिंग जो वैल्यू होगा वो ले लो। अगर लिस्टेड है लेकिन कोटेड नहीं है, उस दिन ट्रेड नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, 1 दिन पहले 2 दिन पहले ट्रेड हुआ होगा उसका ले लो। यूनिट्स का एनएवी लेना है, नेट एसेट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 18। और अगर ऐसे कोई शेयर है जो पहले यानी इस दिन लिस्टेड नहीं थे लेकिन बाद में लिस्ट हो गए और फिर बेचे, तो फिर अपने को इंडेक्स करके निकालना है। या ऐसा कोई केस है अमालगमेटिंग कंपनी के शेयर्स थे जो लिस्टेड नहीं थे, बाद में अमालगमेशन के बाद लिस्टेड शेयर्स मिले वो बेच रहे अपन, तो फिर इसका इंडेक्स करके निकालेंगे। तो ये पुराने शेयर का इंडेक्स करके ले लो और वो फिर यहाँ पे कॉस्ट बन जाएगा नए वाले शेयर्स का। अंडरस्टूड, वेरी गुड। हाँ, तो इस तरह से गवर्नमेंट ने क्या लॉजिक अचीव किया है, एक लास्ट में पूरा ओवरव्यू देना भी जरूरी है, कहानी तो बहुत लंबी थी। तो ओवरव्यू ऐसा है
कि देखो ये अपना है 31 जनवरी 18, और ये है 1 अप्रैल 18, और फिर उसके बाद का। अभी सब समझो हाँ अच्छे से। अगर मेरा एक्विजिशन पहले का है और सेल यहां पे हो गया है, यानी 1/4 के पहले ही अगर मैं सेल कर दूं, एक्विजिशन एंड सेल, और ये अगर लॉन्ग टर्म है, सपोज के लॉन्ग टर्म है, सब लॉन्ग टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म में तो जो पुराना था 111 है वही चलता रहेगा, अगर ये लॉन्ग टर्म है तो फिर ये सेल क्या हो जाएगा, 1038 में पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इट इज एग्जेम्प्ट अप टू 31 मार्च। अगर आप बेच दो तो एग्जेम्प्ट। दूसरा, अगर एक्विजिशन पहले का है और सेल जो है वो 1/4 के बाद का है, तो फिर ये टैक्सेबल में आएगा। सॉरी, सेल बाद का है तो यहां पे लगेगा 112A, 10% से टैक्सेबल होगा। और इसका कॉस्ट क्या लेंगे, तो कॉस्ट अपन लेंगे सेल कंसिडरेशन और यहां का फेयर मार्केट वैल्यू, इन दोनों में से विच एवर इज लेस, और ये जो एक्चुअल कॉस्ट है तो एक्चुअल कॉस्ट और ये विच एवर इज लेस को कंपेयर करके मोर, इनमें से जो भी ज्यादा होगा ये बनेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और फिर ये यहां से माइनस होगा सेल कंसिडरेशन से, और अपने को मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आया समझ, वेरी गुड। और तीसरा एक केस है कि अगर एक्विजिशन यहां पर है 1 जनवरी के बाद, अगर एक्विजिशन है और यहां सेल है और लॉन्ग टर्म है, तो उसको तो नॉर्मल है, उसमें कोई कॉस्ट का रिप्लेसमेंट नहीं होगा, जो एक्चुअल कॉस्ट है वो ये लेंगे अपन, एक्चुअल कॉस्ट विल बी अलाउड एज कॉस्ट। तो इससे गवर्नमेंट ने क्या अचीव किया कि टैक्स भी लगा दिया, मार्केट को भी क्रैश होने से बचा लिया। तो पुराने जो एप्रिसिएशंस है लोगों के वो एग्जेम्प्ट है, क्योंकि हमने फेयर मार्केट वैल्यू को कॉस्ट मान लिया है, तो वो एग्जेम्प्ट रहेंगे। सिर्फ एक उन्होंने ये प्रोविजन गवर्नमेंट को बचाने के लिए किया कि अगर ये फेयर मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा इधर और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन लेस है, तो फिर ये फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो आपको कॉस्ट नहीं मिलेगा, इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, ताकि आप नोशनल लॉस क्रिएट करके सेट ऑफ ना कर पाए। दैट इज द लॉजिक। तो ऐसा है ये, ओके। तो इसमें चलो एक दो क्वेश्चन आपको करा देता हूं मैं, आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो। लॉजिक सब समझ में आ गया ना। तो इसी तरह से देखो मैं आपको बताता हूँ, जस्ट टू कैलकुलेट द कॉस्ट, 31 जनवरी 18 एंड 1 अप्रैल 18, यानी न्यू फाइनेंशियल ईयर। तो अगर मेरा इसके पहले कॉस्ट 300 रुपये है, और यहाँ पर यहाँ यानी फेयर मार्केट वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू 200 रुपये है, और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन 500 रुपये, तो मेरा कॉस्ट कितना आएगा, व्हाट विल बी माई कॉस्ट। तो यहाँ मैं आंसर लिखता हूँ, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी 500 और 200 में से विच एवर इज लेस, तो 200 और एक्चुअल विच एवर इज मोर, ये एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है। ये फेयर मार्केट वैल्यू है और ये एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है। तो इन दोनों में से लेंगे विच एवर इज लेस, यानी 200 और 300 विच एवर इज मोर यानी 300, तो कॉस्ट लेना पड़ेगा अपने को 300 रुपये। दूसरा, एक्चुअल है 300, फेयर मार्केट वैल्यू भी मान लो कमी है, और एक्चुअल भी कमी आ गया है, मार्केट क्रैश हो गया है, एक्चुअल भी अपने को 230 मिले,
सेल कंसिडरेशन, तो कितना लेंगे कॉस्ट? 200 या 230 विच इज लेस, तो 200, 200 और 300 विच इज मोर, 300, कॉस्ट विल बी 300। तीसरा, यहाँ 300 है, फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है 500, लेकिन सेल भी उससे भी ज़्यादा है 610, तो क्या लेंगे? इन दोनों में से विच एवर इज लेस, तो 500, 500 और 300 विच इज मोर 500, तो 500 बनेगा कॉस्ट। अगला 300, 500, लेकिन ये उससे कम है 410, तो क्या लेंगे? 500 और 410 विच एवर इज लेस, यानी 410, 410 और 300 विच एवर इज मोर 410, तो 410 बनेगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। समझ में आ रहा है? और एक ले लेता हूं कि ये 300 है, यहां तो ज्यादा था लेकिन यहां बहुत ही कम हो गया, 120 पे आ गया, तो कितना लेंगे? 300। ये दोनों में से विच इज लेस, तो 120, 120 और 300 विच इज मोर 300। जम रहा है? सिंपल है, कॉस्ट निकालने का है, बाद में कैपिटल गेन कैलकुलेट अपने आप हो जाएगा। इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है बाद में, और 10% से टैक्स। ग्रेट। अब देखो, ये जो सेक्शन 112A इंसर्ट हुआ है, ओके, इसके अंदर ऐसा लिखा है कि अगर आपने परचेज पे एंड सेल पे, दोनों पे अगर एसटीटी पे किया होगा, तो फिर आपको 10% से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगेगा, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, प्लेन कैलकुलेशन करो कैपिटल गेन का और उस पर 10% टैक्स पे कर दो, कंसेशनल रेट यू कैन से। तो ये जो कंसेशनल रेट दिया है, इसके दो कंडीशन है इक्विटी शेयर्स के लिए, कि परचेज पे भी और सेल पे भी, दोनों के ऊपर एसटीटी पे होना चाहिए। अगर सिर्फ सेल पे है और परचेज पे नहीं है, तो फिर आपको 112A जो सेक्शन है वो नहीं लगेगा, है ना। लेकिन इसमें एक सर्कुलर, एक नोटिफिकेशन, रादर नॉट सर्कुलर, एक नोटिफिकेशन इशू होगा, अभी वो ड्राफ्ट फॉर्म में है, लेकिन उसको फाइनल करके इशू करेंगे बाद में, जो कि एप्लीकेबल होगा राइट फ्रॉम 1418, ठीक है। और उसमें एक्सेप्शंस दिए हैं कि अगर एक्विजिशन पे एसटीटी पे नहीं भी होगा तो भी ये सेक्शन आपको लगेगा। द कंसेशनल रेट विल बी एप्लीकेबल इवन इफ द एसटीटी इज नॉट पेड ऑन एक्विजिशन। लेकिन सेल पे तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, सेल पे तो होना ही चाहिए एसटीटी, परचेज पे नहीं भी होगा तो चलेगा। तो ऐसे कौन से केसेस है, लेट्स सी। एक एग्जांपल के तौर पे आपको देता हूं, प्राइमरी इशू आईपीओज। अब आईपीओ जब कंपनी लाती है तो आईपीओ में आप शेयर खरीदते हो, तो खरीदने पे एसटीटी तो लगाई नहीं ना, बिकॉज यू हैव नॉट परचेज फ्रॉम द एक्सचेंज, यू हैव परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी आईपीओ। फिर बाद में जब ऑफर आता है, फर्दर पब्लिक ऑफर्स एफपीओज आते हैं, उसमें आपने लिया राइट शेयर लिया, बोनस शेयर लिया, बोनस शेयर मिला, तो उस पर एसटीटी कहाँ लगेगा? एक्विजिशन पे तो एसटीटी रहेगा ही नहीं ना। फिर अमालगमेशन हुआ और अमालगमेटिंग कंपनी के बदले आपको अमालगमेटेड कंपनी के शेयर्स मिल गए, तो वो तो मिलेंगे ना, कंपनी इशू करेंगी अपने को, उसमें एसटीटी कहाँ लगेगा? एसटीटी तो नहीं लगेगा। या किसी ने शेयर्स मेरे को गिफ्ट दिया, गिफ्ट दिया तो मैंने तो एसटीटी पे नहीं किया ना, सामने वाले ने किया होगा जब परचेज किया होगा, लेकिन मैंने तो नहीं किया, मेरे को तो गिफ्ट में मिले या इनहेरिटेंस में मिले, और बाद में मैं बेचूंगा, बेचने पर एसटीटी है लेकिन परचेज पे तो नहीं है, तो क्या मेरे को सेक्शन 112 नहीं लगेगा? सवाल पैदा होता है। तो उसका जवाब इस नोटिफिकेशन में है। ये नोटिफिकेशन कहता है कि जितने भी जेन्युइन केसेस है ऑफ परचेज, where even if the STT is not paid on purchase, no problem, 112A will continue to apply to you. Okay? तो वो अपन देखते, देखो इसके अंदर तो उसमें स्टार्टिंग में दिया है देयर इज अ कंडीशन अंडर सेक्शन 112A, या A ऐड कर दो, सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 सब क्लॉज A, that in case of equity share in a company, STT must have been paid on acquisition and transfer of such capital asset.
बाकी यूनिट्स में तो क्या है, यूनिट्स में तो सिर्फ वही है, सेल पे होना चाहिए, यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड बिजनेस ट्रस्ट, उसमें तो सेल पे है तो चलता है, लेकिन इक्विटी शेयर में दोनों पे होना चाहिए. However, the central government has the power to specify exceptions to the above condition. In this regard, the central government has issued this draft notification to grant exceptions in the following cases. तो देखो आप, all transactions of acquisition of equity share, देखो एक्विजिशन पे एक्सेप्शन है, ट्रांसफर पे कोई एक्सेप्शन नहीं है. ऑल एक्सेप्शंस आर फॉर एक्विजिशन एंटर्ड इनटू बिफोर द 1 अक्टूबर 2004. तो जो भी कंपनी के शेयर्स आपने खरीदे होंगे 1 अक्टूबर 2004 के पहले, तो एसटीटी तो लगाई नहीं होगा, क्योंकि था ही नहीं ना मेरे दोस्त. एसटीटी लगाई कब से? 1 अक्टूबर 2004 से. तो उसके पहले एसटीटी था ही नहीं. तो जिन लोगों ने उसके पहले से खरीद के रखे हैं उनको एक्सेप्शन है, यानी परचेज पे नहीं है तो भी चलेगा, सेल पे है, अगर सेल पे एसटीटी होता है तो देन यू आर अलाउड 112A. ओके, फर्स्ट पॉइंट. और ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2004, अगर आपका परचेज 1 अक्टूबर 2004 के बाद का है, विच आर नॉट चार्जेबल टू एसटीटी, ऐसे परचेजेस किए जो चार्जेबल ही नहीं है, जैसे कि राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, ये तो कंपनी इशू करेंगी ना, एंड आईपीओ एफपीओ जो चार्जेबल ही नहीं है, तो फिर उस पर एसटीटी नहीं लगा तो क्या तुम्हारी गलती थोड़ी है कि पे नहीं किया? अरे था ही नहीं तो कैसे करते? However, this exception shall not apply in the cases given in column A in table below. अब देखो दो कॉलम है, टेबल ए एंड टेबल बी. टेबल ए में तीन ऐसे केसेस गवर्नमेंट ने दिए हैं कि ये 3 केसेस में अगर एक्विजिशन पे एसटीटी नहीं लगा तो फिर आपको 112A सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, 10% नहीं मिलेगा, फिर आपको नॉर्मल जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 20% वो पे करना पड़ेगा. मीन्स यू आर कवर्ड बाई सेक्शन 112 जो कि नॉर्मल सेक्शन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, एंड टैक्स रेट इज 20%. लेकिन वहां पे फिर इंडेक्सेशन मिलता है. तो लिखा है देखो, केसेस नॉट कवर्ड बाय 112A एज एसटीटी इज नॉट पेड ऑन एक्विजिशन, एसटीटी कर दो. और उसके एक्सेप्शन, तो ये मेन है कि जिसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन फिर उसका भी एक्सेप्शन यहां दिया है. तो ए का एक्सेप्शन यहां पे है जिसमें आपको 112A का बेनिफिट मिलेगा इवन दो एसटीटी इज नॉट पेड. तो बी जो है यहाँ बेनिफिट मिलेगा कवर्ड बाय 112A. ये एक्सेप्शन ऑफ एक्सेप्शन है. मेन रूल कहता है कि ठीक है 1 अक्टूबर 2004 के बाद अगर आपने विच हैव नॉट बीन चार्जेबल टू एसटीटी अगर है तो आपको बेनिफिट दे देंगे, लेकिन फिर उसमें एक्सेप्शन में बोला है कि इन केसेस में नहीं देंगे, लेकिन उसका एक्सेप्शन ये है यानी इस केस में 112A मिल जाएगा. जाने तो इतना गोल मत घूमो, सिंपल है. यहां जो केसेस दिए होंगे 3 केसेस है वहां 112A नहीं लगेगा, और ये जो केसेस है वहां 112A लगेगा. ओके, इतना समझ में आएगा? वेरी गुड. तो देखो पहला केस है एक्विजिशन ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर, एग्जिस्टिंग लिस्टेड इक्विटी शेयर परचेज कर रहे तुम, परचेज कर रहे तो नॉर्मली स्टॉक एक्सचेंज से करना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज से अगर परचेज करोगे तो एसटीटी तो लगेगा. लेकिन तुमने क्या किया कि स्टॉक एक्सचेंज के बाहर से कहीं से तो भी परचेज किए. कैसे किए देखो मैं बताता हूँ. इन अ कंपनी, existing equity shares in a company whose equity shares are not frequently traded. यानी कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं अपन? कंपनी जिसके इक्विटी शेयर्स फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग में नहीं आते, यानी ये वो कंपनीज है स्टॉक एक्सचेंज की. बेसिकली इसके पीछे का लॉजिक देखो, आपको समझो, ये सब बोगस कंपनीज होती है. यस, ये ब्रोकर लोग जो है ये ऐसी कंपनीज बना के रखते हैं, एक्सचेंज पे लिस्टेड भी रखते हैं, लेकिन उसका कोई रियल में कोई बिजनेस नहीं होता और उसके शेयर्स का कोई नॉर्मल कोर्स में ट्रेडिंग भी नहीं होता. सिर्फ आपको चाहिए टैक्स प्लानिंग वगैरह के लिए, टैक्स अवॉइडेंस के लिए बेसिकली आप ब्रोकर के पास जाओ तो ऐसी कंपनी के शेयर्स वो दिला देता है बैक डेटेड, और फिर अभी सेल मरवा देगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन खड़ा कर देंगे आपके बुक्स में, और आप 10% टैक्स पे करके छुट्टी ले लोगे. यानी वहाँ बड़ा सा टैक्स इवेजन किया है,
सपोज आपकी बिजनेस इनकम है 50 करोड़, टैक्स इवेजन, हमने बिजनेस इनकम दिखाई नहीं है, तो पूरा कैश दिखेगा ना, ब्लैक मनी। अब ब्लैक को वाइट करना है तो क्या करो, ब्रोकर के पास जाओ। पहले तो एग्जामिशन हुआ करता था ना, तो लोग पूरा 1038 में एग्जामिशन ही उठाते थे। आजकल अभी इस साल से 10% टैक्स आ गया है, तो ठीक है ना, 10% टैक्स भर के अपन ब्लैक का वाइट तो कर सकते ना। तो क्या करने का, ब्रोकर के पास जाने का। ब्रोकर क्या करता है कि ऐसे जो कंपनीज है लिस्टेड होते हैं लेकिन नॉट फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड, ऐसे उनके छुपे हुए अंदर की कंपनीज है जैसे मार्केट में दिखते नहीं है, क्योंकि उसकी ट्रेडिंग नहीं होती तो कोट दिखता नहीं है। ऐसी कंपनी के शेयर आपको दिलवा देंगे 1 साल पहले के, फिर अभी उसको सेल करवा देंगे करंट डेट पे। तो बैक डेट पे परचेज 12 महीने के पहले और करंट डेट पे सेल, तो 12 महीने से ऊपर हो गया तो लॉन्ग टर्म भी हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, और आप 10% टैक्स पे कर देना, छुट्टी, 90% ब्लैक का वाइट हो जाएगा, है ना। तो गवर्नमेंट बोलता है नहीं 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 नहीं, ऐसे शेयर्स है क्या जो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है। एंड आगे चलो, इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज मेड थ्रू अ, अब देखो परचेज भी कैसे है, परचेज कैसे होना चाहिए, कंपनी कौन सी होनी चाहिए, नॉट फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड। परचेज कैसे होना चाहिए, मेड थ्रू ए प्रिफरेंशियल इशू, मेड थ्रू अ प्रिफरेंशियल इशू। अब प्रिफरेंशियल इशू का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली कंपनी लॉ क्या कहता है कि अगर एक कंपनी है, मान लो ये लिमिटेड है, नॉट फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड वाली कंपनी है, इसके 10,000 शेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड है लेकिन फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये भी ऐसी बोगस शेयर्स है, किसी किसी को दे के रखे हैं, नॉट फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड। अब आप ब्रोकर के पास गए तो ब्रोकर ने क्या किया कि इसी कंपनी के और शेयर्स आपको अलॉट कर दिए, वो अलॉटमेंट के थ्रू देंगे। ओके, तो फर्दर 10,000 शेयर्स, तो प्लस डाल देता हूं, प्लस 10,000 शेयर्स अलॉटेड, अलॉटेड टू हुम, अलॉटेड टू आउटसाइडर। आउटसाइडर यानी जो अभी प्रेजेंट शेयर होल्डर नहीं है। ये 10,000 शेयर्स के जो होल्डर्स है वो अलग है, और ये 10,000 शेयर्स आपको अलग से दिए, क्योंकि आपको अपना ब्लैक का वाइट करना था, है ना। तो ये जो ऑफर हम करते हैं बाहर वालों को, अंदर वालों को करेंगे तो उसको राइट शेयर्स कहते हैं। कंपनी लॉ तो कहता है ना कि अंदर वालों को करो, लेकिन अगर अंदर वालों को छोड़ के अगर बाहर वालों को करेंगे इशू, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिफरेंशियल इशू। सीबी गाइडलाइंस में आपने पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रिफरेंशियल इशू, गिविंग प्रेफरेंस टू आउटसाइडर्स ओवर द इनसाइडर्स, प्रेजेंट शेयर होल्डर्स। तो ये प्रेफरेंशियल इशू करवाकर आपको अलॉटमेंट कराएंगे 1 साल के पहले, बैकडेटेड, और फिर करंट में सेल मरवा देंगे। तो सेल मरा के लॉन्ग टर्म कैपिटल खड़ा कर देंगे, फिर आपको होंगे 10% टैक्स। तो गवर्नमेंट कहता है नहीं नहीं नहीं, दिस इज एक्सेप्शन, क्योंकि देखो ये अलॉटमेंट से मिलेंगे ना, तो अलॉटमेंट से मिला तो इसमें एसटीटी नहीं होगा ना, नो एसटीटी। मार्केट से खरीदोगे तो एसटीटी, ये अलॉटमेंट के थ्रू है तो एसटीटी नहीं है। आप कहोगे सर मार्केट से क्यों नहीं खरीद रहे, अरे बैकडेटेड में मार्केट से कैसे खरीदेंगे, मार्केट पे एंट्री नहीं मार सकते ना बैकडेटेड, अलॉटमेंट की एंट्री तो कंपनी के हाथ में कभी भी मारे, इसलिए अलॉटमेंट से बैकडेटेड आपको शेयर्स दिलवाते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये गवर्नमेंट को एक्सेप्टेबल नहीं है, गवर्नमेंट कहता है कि नो नो नो, हियर वी विल नॉट अप्लाई 112A। लेकिन ऐसे ही प्रेफरेंशियल इशू बहुत सारी जगह पे होते हैं, तो वो एक्सेप्शंस में दिए हैं। ये प्रेफरेंशियल इशू ही है लेकिन ये एक्सेप्शन है, क्योंकि ये जेन्युइन प्रेफरेंशियल इश्यूज है, ये टैक्स अवॉइडेंस के लिए किया गया नहीं है, ये जेन्युइन है। तो फिर उनको एक्सेप्शन दिया है कि अगर इस तरह से मिलेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पे अपन कंटिन्यू करेंगे, 112A अप्लाई करेंगे। तो उसमें कौन से है देखो, पहला पॉइंट है एक्विजिशन ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर इन अ कंपनी विच हैज बीन अप्रूव्ड बाय, एक्विजिशन इज अप्रूव्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नेशनल ट्राइब्यूनल, सेबी और आरबीआई इन दिस बिहाफ। प्रेफरेंशियल इशू है, ऐसा प्रेफरेंशियल इशू जो कोर्ट का एक्सेप्टेबल है, कोर्ट, हाई कोर्ट, नेशनल ट्राइब्यूनल वगैरह ने एक्सेप्ट किया हुआ है, उसको अप्रूव किया हुआ है, तो फिर उसमें लफड़ा तो ही नहीं सकता ना, ये जेन्युइन केस होगा, तो देन एंटाइटल्ड। दूसरा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई जो होता है ना, जहां पर नॉन रेसिडेंट्स को इनवाइट करते हैं कि आइए हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदिए, तो उसको एफडीआई कहते हैं, दे ब्रिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया एंड इन्वेस्ट इन आवर कंपनी। तो हमने उनको अलॉटमेंट किया, अलॉटमेंट विल बी विदाउट एसटीटी, चलेगा। वो भी प्रेफरेंशियल ना, क्योंकि हमने हमारे शेयर होल्डर्स को छोड़ के
एनआरआई को बुला के उसको ऑफर किया, दैट इज अ प्रेफरेंशियल इशू। मगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसीज है, जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके तहत किया है तो एक्सेप्टेबल है। फिर नंबर 3 पे है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी बाय इन्वेस्टमेंट फंड्स। इन्वेस्टमेंट फंड्स जो होते हैं या वेंचर कैपिटल फंड्स जो होते हैं या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो होते हैं, उनको अगर हमने अलॉट किया है तो वो भी चलेगा। ये भी फंड रेजिंग है, तो वेंचर कैपिटल फंड्स वगैरह से हम जब फंड रेज करते हैं तो उनको इक्विटी शेयर्स अलॉट करते हैं, तो एसटी अलॉटमेंट है ना, तो एसटीटी तो नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, 112A लगेगा बाद में if they sell the shares later on. And fourth, acquisition of listed equity shares in a company through preferential issue to which provisions of chapter 7 of SEBI ICDR regulations do not apply। यानी वहाँ जो ये प्रेफरेंशियल इशू जो है ना, तो ये प्रेफरेंशियल इशू के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सेबी आईसीडीआर गाइडलाइंस में है, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है। तो अगर आप वो एक्सेप्शन में पकड़ में आ गए तो फिर चलेगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। To which chapter 7 does not apply, means they come under the exception of SEBI ICDR regulations, तो वहां भी चलेंगे। इसको थियोरेटिकली याद रखो। फिर सेकेंड है कि where transaction for acquisition of listed existing equity share in a company is not entered through a recognized stock exchange, not entered through a recognized stock exchange in India। यानी आपने परचेज कहां से किया, एक्विजिशन है, acquisition from outside the stock exchange। स्टॉक एक्सचेंज को छोड़ के बाहर से कहीं से डील मारे, यानी पर्सनल डील, आपके पास शेयर्स थे, मैंने आपसे डायरेक्ट खरीद लिए, ले पैसे ले शेयर्स दे, तो मैंने आपसे डील किया स्टॉक एक्सचेंज के बाहर, तो एसटीटी नहीं लगेगा ना। बाद में जब मैं शेयर्स बेचने जाऊंगा और लॉन्ग टर्म गेन अगर आएगा भी मेरे हाथ में तो 112A नहीं लगेगा, सिंपल, because I have purchased the shares outside the exchange, not through the recognized stock exchange, just to avoid the STT you can say। तो अब उसमें क्या होगा, देखो अब उसके भी एक्सेप्शंस, कि अगर आपने बाहर से खरीदे शेयर्स तो उसकी भी एक्सेप्शंस है। उसमें क्या क्या है, देखो एक्विजिशन टू एन इशू ऑफ शेयर्स, पहला तो वही होता है इशू, इशू एक्सचेंज से थोड़ी होता है, इशू तो डायरेक्ट होता है ना, कंपनी से डायरेक्ट लेना, जैसे आईपीओ एफपीओ वो सब इसमें आ गया। These are IPOs, FPO, further public offers, right shares, bonus shares, वो सब इसमें आ गए। लेकिन जो प्रेफरेंशियल इशू भी नहीं है, राइट, IPO, FPO, these are public offers, these are not preferential issues। Then acquisition by scheduled banks, reconstruction, securitization companies or public financial institutions during the ordinary course of business। ये क्या होता है, जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, उसके पास एसेट्स है, एसेट्स में क्या है, कुछ शेयर्स भी है किसी कंपनी के, दूसरी कंपनी के, तो वो शेयर्स कौन टेक ओवर कर लेता है, ये बैंक या रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो है ये टेक ओवर कर लेती है, तो वो तो टेक ओवर हो गया ना, उसमें एसटीटी तो नहीं लगा, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं, दीज आर जेन्युइन केसेस, दीज आर नॉट टैक्स अवॉइडेंस केस। फिर तीसरे में वही है अप्रूव बाय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नेशनल ट्राइब्यूनल वगैरह, सेबी, आरबीआई। इसमें अमालगमेशंस वगैरह भी आते हैं, अमालगमेशन स्कीम्स जो होती है वो अप्रूव होती है ना, कोर्ट अप्रूव्ड स्कीम्स होती है, जिसमें एक कंपनी के शेयर दूसरे के पास चले जाते हैं। फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एंड स्कीम, ईसॉप जो होता है, जिसमें अपन एम्प्लॉयज को शेयर्स अलॉट करते हैं। देन नॉन रेसिडेंट अंडर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स। फिर एक सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, सीबी सब्सटैंशियल एक्विजिशन एक गाइडलाइंस है जिसके अंदर अगर मेरे को किसी कंपनी के 10% से ज़्यादा शेयर्स खरीदने हैं डायरेक्ट, तो मैं मार्केट में जाके नहीं खरीद सकता, आई हैव टू गिव एन ओपन पब्लिक ऑफर टू द शेयर होल्डर्स ऑफ दैट कंपनी दैट आई एम विलिंग टू बाई देयर शेयर्स। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो फिर मुझे बेचते हैं, तो एक डील होता है, दिस डील इज आउटसाइड द एक्सचेंज, तो एसटीटी नहीं लगता, लेकिन कोई बात नहीं, सीबी गाइडलाइंस के तहत है ना, तो अगर आगे चल के मैं शेयर्स बेचूंगा और एसटीटी लग गया तो आई विल बी कवर्ड बाई 112E। देन एक्विजिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये डिसइन्वेस्टमेंट प्लान्स जो होते हैं, गवर्नमेंट अपनी जो कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनीज जिसके शेयर गवर्नमेंट के पास है, वो गवर्नमेंट बेचती है ना आप लोगों को, डिसइन्वेस्ट करती है, पब्लिक को अलॉट कर देती है,
ऑफ कोर्स पैसे लेकर के, तो उसमें भी एसटीटी नहीं है, मगर वो भी चलेगा। फिर उसके बाद वही है एक्विजिशन बाय इन्वेस्टमेंट फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। और आखिरी में है मोड ऑफ ट्रांसफर रिफर टू अंडर सेक्शन 47 और 50B। 50B यानी स्लम सेल। अगर मैंने कोई कंपनी को स्लम सेल में खरीदा और उस कंपनी का वन ऑफ द एसेट्स शेयर्स भी थे किसी कंपनी के, तो वो भी मेरे पास आ गए, तो उसमें एसटीटी तो नहीं लगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, दे आर जेन्युइन केसेस। एंड 47 में बहुत सारे आ गए, जैसे गिफ्ट आ गया, गिफ्ट, फिर ट्रांसफर ऑफ HUF टू देयर मेंबर्स, वो सब इसमें आ जाएंगे। 47 जो अपन देखेंगे बाद में डिटेल में, दे आर ट्रांसफर्स नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर्स, जिसके एग्जांपल एक दो मैं लिख दूँ, गिफ्ट हो गया, और बहुत सारे हैं, 25-30 उसमें एग्जेम्पशंस है, आप पढ़ेंगे डिटेल में एक्सेट्रा। तो उससे अगर अपन ने हासिल किए शेयर्स तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपने मार्केट से खरीदे थे, एसटीडी पे किया है, या आप ये पूरे जो एक्सेप्शंस हम देख रहे हैं उसमें है, आईपीओ वगैरह में आपने लिया था, और आप मेरे को अगर शेयर्स गिफ्ट कर दोगे, तो मैंने तो एसटीडी नहीं भरा ना परचेज पे, क्योंकि मेरे को तो गिफ्ट में मिल रहा है। मैं जब बाद में बेचूंगा और बेचने पे अगर एसटीडी लग गया, तो आई विल बी कवर्ड बाई 112A। ओके, और तीसरा फिर एक पॉइंट है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन ऑफ दिस पॉइंट, और ये है एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द डे ऑन विच द कंपनी इज डीलिस्टेड from a recognized stock exchange and ending on the date immediately preceding the date on which the company is again listed on the recognized stock exchange in India। यानी ऐसी कोई कंपनी जो डीलिस्ट हो गई, यानी पहले लिस्टेड थी फिर डीलिस्ट हो गई, और जब डीलिस्ट हो गई तब मैंने उसके शेयर खरीदे, तो जब वो डीलिस्टेड है तो तब एसटीटी तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज से मैं खरीदूंगा नहीं, कहीं से बाहर से खरीदूंगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डीलिस्टिंग। फिर बाद में वो लिस्ट हो गई वापस से, और जब मैंने ट्रांसफर किया तब वो लिस्टेड है तो एसटीटी लगा, लेकिन जब परचेस किया था तब वो डीलिस्टेड थी तो एसटीटी नहीं लगा है। तो ऐसे केस में मुझे 112A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आए समझ में? तो ऐसे ये 3 केसेस है जहां पर रियलिटी में अपने को 112A का जो बेनिफिट है 10% का, वो नहीं मिलेगा। कॉलम ए के A, B, C, बाकी सब केसेस में अपने को मिल जाएगा। और फिर कुछ डेफिनेशंस दिए है तो कुछ काम के नहीं है, एक बार कोई काम के नहीं है बेसिकली। और फिर उसमें देखो कुछ FAQs भी है, वो भी अपन देखते हैं कि शेयर्स परचेज इन IPO FPO आर एलिजिबल फॉर 112A एट द टाइम ऑफ सेल। यस, वो एक्सेप्शन में आता है। IPO FPO में even though STT is not paid on purchase, no problem. If it is paid on sale, you are entitled for 112A. Yes. Then shares purchased before 1/10/2004 are eligible for 112A at the time of sale. Yes. अगर 1/10/2004 के पहले के परचेज है तो बिल्कुल चलेगा, सिर्फ कंडीशन ये है कि STT should be paid on transfer. That's it. Then shares acquired as gift from somebody. यस, ये भी चलेगा, एक्सेप्शन में देखा था अपन ने 47 वाला पॉइंट। देन शेयर्स एक्वायर्ड बाय अ पर्सन अंडर ESOP, यस, वो भी एक्सेप्शन में दिया है। एंड शेयर्स एक्वायर्ड बाय अ पर्सन इन डीमर्जर स्कीम, यस, वो भी एक्सेप्शन में है, सेक्शन 47 वाले केसेस। तो इस तरह से ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है। अब ये बुक में प्रिंट नहीं है, इसको आप डाउनलोड कहाँ से करेंगे अगर आपको चाहिए तो? वैसे तो मैं शीट्स डाल दूंगा इसके प्रिंट करके अलग से आपकी बुक में, लेकिन सपोज के नहीं मिले आपको, सपोज शीट नहीं मिला है पेपर, तो आप जाइए हमारी साइट पे fhconline.in और उसके डाउनलोड सेक्शन में जा कर के आप इसके नाम से DT के सेक्शन में, डायरेक्ट टैक्स में, ये आपको मिल जाएगा ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ऑन सेक्शन 112 के नाम से। ओके, उसको डाउनलोड करके रखें अपने पास।